नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्यू 99 पर। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 3, मतलब तीसरा टॉपिक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैप्टर का डिटेल में पहले से ही बता के रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाके देख सकते हैं, फिर बाद में आप इसको देख सकते हैं, या आपका मन, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। आपका मन आप जो भी पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग इसमें 1 बाय 1 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो यहाँ से पहले हम लोग समझेंगे कि अवज्ञा मतलब क्या होता है। बात ना मानना। किसका बात ना मानना? तो अंग्रेजों की। अब हम लोग क्या करेंगे, बात को नहीं मानेंगे, उसके हर कानून का उल्लंघन किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में खास तौर पर ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे उस सभी कानून का क्या होगा, उल्लंघन होगा। उनके कानून को यहाँ पर भारतीय लोग नहीं मानेंगे, उनके कानून का उल्लंघन करेंगे। तो इसी आंदोलन को कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। अवज्ञा का मतलब होता है कहना, ना मानना, ठीक। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो है क्या हुआ, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली। तो इसके क्या कारण थे जो आंदोलन वापस ले लेगी? तो इसके जो है कारण थे कि आंदोलन क्या हो रहा था, हिंसक हो रहा था। आंदोलन हिंसक हो रहा था। उन महात्मा गांधी को लग रहा था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत थी। वो क्या करते थे, सत्याग्रह करते करते उग्र हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, जिससे आंदोलन हिंसक होते जाता था। तो महात्मा गांधी को लग रहा था कि इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ज़रूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता आंदोलन करते करते बहुत तरह के जन संघर्षों से क्या हुए थे, थक चुके थे। उनको भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक। और 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय परिषदों में चुनाव होने वाले थे, जिसमें किसने भाग लेना चाह रहे थे, गैर ब्राह्मण जो थे वे इस परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे। और उन्हीं के कारण 1919 में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट के तहत जो चुनाव हो रहे थे वो इसमें हिस्सा लेने चाह रहे थे। और यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे थे। ये कहाँ के ब्राह्मण थे? तो ये मद्रास के गैर ब्राह्मण थे। उनको लगता था कि जो चीज़ ब्राह्मणों को मिल रही थी वो उनको इस आंदोलन मतलब इस चुनाव के बाद मिल सकते थे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे हम लोग देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। तो यह टॉपिक जो है स्वराज पार्टी की स्थापना, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के ही भीतर स्वराज पार्टी की क्या की, स्थापना की। कौन कौन क्या, CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही क्या कर दी, स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जनांदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाने लगे थे। उनका कहना था, मतलब ये लोग क्या थे, युवा नेता थे। और युवा नेता क्या कर रहे थे, उग्र होने के कारण जन आंदोलन मतलब आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए दबाव बनाते जा रहे थे। कहाँ पे? तो पार्टी के अंदर ही, आंतरिक पार्टी के अंदर ही। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राजनीति के रूपरेखा में बदलाव के दो मुख्य तत्व। पहला क्या होगा, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। देखिए 1926 से 1930 तक में फसलों का जो पैदावार है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, ना के बराबर फसल हो रहे थे, जिससे किसानों को अपना उपज बेचना और लगान चुकाना भी क्या कर रहा था, भारी पड़ रहा था, ठीक। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग में केवल अंग्रेज ही थे। इसी अकाल को देखते हुए, देखिए एक तरह का यह क्या था, मंदी अकाल था। और इसी अकाल को देखते हुए अंग्रेजों ने सर जॉन साइमन किसके नेतृत्व में, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक। अब हम लोग समझते हैं साइमन कमीशन की एंट्री भारत में। जब साइमन कमीशन
भारत में एंट्री किए, मतलब जब साइमन कमीशन भारत आए, तो कब भारत आए साइमन? तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 ईस्वी को भारत वापस आए। तो इनका जो स्वागत है एक नारे से दिया गया, उस नारा का नाम है साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक, साइमन गो बैक के नारों से उनका स्वागत किया गया यहाँ के प्रदर्शनकारियों ने। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य सभी पार्टी ने हिस्सा लिया था। ये जो प्रदर्शन हो रहा था, इस प्रदर्शन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अन्य जितने भी छोटे मोटे दलितों एवं बहुत सारे जो पार्टी बन चुके थे एक संगठन के रूप में, उन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं ये डोमिनियन स्टेटस है क्या। इस प्रदर्शन को शांत करने के लिए मतलब हमें थोड़ा फुसलाया जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। डोमिनियन स्टेटस को पहले समझेंगे कि व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस। ये डोमिनियन स्टेटस है क्या? तो इसके तहत भारत के नेताओं को खुद अपना सरकार बनाना है। ठीक, इसके तहत क्या हुआ, भारत के नेताओं को खुद अपना जो सरकार होता है वो बनाना है। पर किस तरीके से? आंतरिक रूप से, मतलब वो सिर्फ भारत के ही अंदर अपने राज्य, अपने आसपास क्षेत्र में ही कुछ नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन वो जितने भी नियम लागू करेंगे उस पर सरकार, मतलब ब्रिटिश सरकार का हस्ताक्षर होना चाहिए। वो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही होंगे। एक तरह से बोल सकते हैं डोमिनियन स्टेटस को सेमी गवर्नमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। अब बात को समझेंगे। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या है? अर्ध सरकारी, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग किसके अंदर है? सरकार। यहाँ पे अभी बात करिए, हमें अभी आज़ादी नहीं मिली है। अभी हम कहाँ का बात कर रहे हैं? तो 1929 का। तो यहाँ पे जितना भी सरकार से बात होगा सब किसके लिए होगा? अंग्रेज के लिए। देखिए इस अभी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने जो भी सरकार के लिए जो ये वर्ड को इस्तेमाल किया है सरकार, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज के लिए किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, परंतु देखिए अभी यहाँ पे क्या था, अर्थ था, पूरी तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो इससे क्या होंगे, भारत के लोग संतुष्ट होंगे कि संतुष्ट नहीं होंगे? सही बात है, यहाँ के भारत के लोग क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। भारत के लोग संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों के मन में अंग्रेज के खिलाफ क्या हुई? आक्रामक तेवर अपनाने लगे। अंग्रेज के खिलाफ क्या हुए? गुस्से का माहौल बनने लगा। ठीक है, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग मान लिया गया। अब बात को समझेंगे यहाँ पर क्या बात कह रही है। ठीक, तो यहाँ पे एक पहला सवाल आता है कि पूर्ण स्वराज का जो पहली बार जो मांग है वो कहाँ किया गया था? तो वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? तो दिसंबर 1929 में। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसी दिन ये तय किया गया कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब बात को ये समझेगा, अभी पूर्ण आज़ादी नहीं मिली है, सिर्फ यहाँ पे हमको क्या है? पूर्ण स्वराज की बात की गई है। ठीक, पूर्ण स्वराज की बात की गई, हमें मतलब आज़ादी नहीं मिली है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का एक उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के तहत क्या हुआ कि लोग पूर्ण स्वराज की संघर्ष का क्या करेंगे? शपथ लेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे डिसाइड नहीं किया कि हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बस उस दिन 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाया गया था। उस दिन लोग क्या करेंगे? तो पूर्ण स्वराज संघर्ष की शपथ लेंगे। ठीक, कि पूर्ण स्वराज के लिए जो भी संघर्ष होंगे उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उसकी यहाँ पे क्या की गई है? शपथ ली गई है। ठीक, बात को समझ रहे हैं ना? ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है उसी टॉपिक में सविनय का 3.1 हम लोग समझते हैं। देखिए आगे क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो शुरुआत है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो नमक यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब नमक यात्रा से शुरू की गई। अब यहाँ पे समझेंगे कि नमक यात्रा से क्या संबंध है। ठीक है, देश को एक बार फिर एकजुट करने के लिए, देखिए
देश को एक बार फिर एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दी। अब बात को समझेंगे, यहाँ पे नमक को इतना क्यों मतलब ध्यान में लाया, इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया। देखिए नमक, देखिए गरीब हो या अमीर हो सभी को भोजन में एकदम आवश्यक ही है, नमक चाहिए ही चाहिए। और नमक का जो कर था वो क्या हुआ, अंग्रेज के द्वारा बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। उनके फैक्ट्री जो थे वो बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे कर के। बात को समझ रहे हैं। देखिए सभी इस्तेमाल करते थे किसका, नमक का। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का मतलब होता है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया है। ठीक है, नमक पर भी टैक्स ले रहा तो वो भी बहुत ज़्यादा। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, नमक को शक्तिशाली प्रतीक समझा कि नमक के इस मामले को लेकर मैं एक बार फिर से देश के सारे लोगों को एक साथ कर सकता हूं और एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को क्या लिखा, खत लिखा। ठीक, खत लिखा। खत में क्या किए, इस मांगों को उल्लेख किया गया। किससे, इस खत में जो था वह मांग का उल्लेख किया गया। ये मांग क्या था, इस मांग में ज़्यादा मांग किसानों और अधिकांश उद्योगपति को नज़र में रखते हुए, मतलब किसानों की ही बात और उद्योगपति की ही बात उस खत में थी। ठीक, उस खत में थी। और उसमें टोटल कितने मांग किए गए थे, टोटल 11 मांग। ठीक, यहाँ पे कितना मांग था, 11 मांग था, जिसमें में से बहुत इम्पोर्टेंट किसको दिया गया, नमक के कर को कम करना और या नहीं लेना के मामले को इसमें ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, 11 मांग में से नमक का जो कर था उसमें क्या था, वो सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक, इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को ख़त्म करना था। यह पत्र चेतावनी की तरह था। देखिए यह मांग नहीं, एक तरह का चेतावनी था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, उन्होंने इसमें लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ था उस पत्र में, जो किसको दिया गया था, तो वायसराय इरविन को खत लिखा था। किसने लिखा था, तो गांधी जी को। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को क्या लिखा था, खत लिखा था। उस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया गया था, जिसमें में से मुख्य रूप से नमक कर को लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक, और यह जो पत्र था वो इसको कैसा माना गया, तो इसको चेतावनी पत्र, इतिहासकार कहते हैं कि यह एक तरह का चेतावनी पत्र था। अब यहाँ पे नमक को लेकर एक यात्रा शुरू की गई, दांडी का सफ़र। बात को समझेंगे। आपको पता होगा कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, सत्याग्रहियों के साथ पैदल ही की थी। ठीक, तो अपने किसके 18, देखिए महात्मा गांधी ने 240 किलोमीटर 24 दिन में क्या किया था, 24 दिन में इसको मतलब ख़त्म किया था। तो ये जो था दांडी का जो सफ़र था वो इन्होंने अपने 78, यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे 7 होगा, 78 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा क्या किया, शुरुआत किया। यह यात्रा साबरमती आश्रम, आपको यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये जो साबरमती आश्रम है ये किसका था, तो ये महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था। ये वाला गाना सुने, साबरमती के संत तूने कर दिया कमा। तो यहाँ से जो ये साबरमती ये किसका आश्रम है, तो ये महात्मा गांधी का है। वहाँ से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। उस टाइम टोटल 78 व्यक्ति के साथ यह यात्रा शुरू हुई थी। ये जो टोटल दूरी थी, कितना दूरी तय करना था, 240 किलोमीटर उनको दूरी तय करना था। ठीक है, और यह दूरी तय करके कहाँ जाना था, तो गुजराती तटीय कस्बे पर, जहाँ पर उन्होंने नमक को उबालकर, मतलब समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाने का कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो यह यात्रा जो था यह यात्रा कितने दिनों का था, ये टोटल 24 दिनों का था। और 10 मील एक दिन में ये लोग कंप्लीट ये पूरी करते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर
नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। देखिए उस टाइम यहाँ पे बात को समझेंगे, कानून का उल्लंघन कैसे हुआ। देखिए अंग्रेजों द्वारा नमक पर क्या था, कर था, और अंग्रेजों द्वारा यह भी था कि कोई भी भारतीय अपने से नमक नहीं बना सकता था, वो लेंगे तो खरीद के लेंगे। तो उनका क्या था, कानून का यहाँ पर क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। ठीक, यहाँ पे उल्लंघन हुआ और इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने भी कुछ अपने कदम उठाए। इसी तरह क्या हुआ, जन आंदोलन बढ़ते गया। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन असहयोग के मुकाबले किसी तरह अलग था। मतलब असहयोग आंदोलन में क्या थे, हम लोग उसका सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, उनके दिए गए जो हमें सुविधा थी थोड़ी बहुत, उनका हम लोग क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे, उसके जो रूल थे, उसके जो कानून थे, उसका उल्लंघन कर रहे थे, उनकी बातों को नहीं मान रहे थे। इसलिए इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन पड़ा, क्योंकि अवज्ञा मतलब क्या होता है कि बात को नहीं मानना। ठीक है, इस बार लोगों का न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जा रहा था। ठीक है, बात को समझेंगे, कानूनों का क्या कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। इस आंदोलन में मेन यही फोकस रखना है। इस आंदोलन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ना और सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो उस टाइम क्या हो रहे थे, देखिए असहयोग आंदोलन में गांधी जी क्या बोल रहे थे कि हिंसा से करना था, क्या करना था, हिंसा के साथ करना था। और वो आंदोलन क्या हो गया, अहिंसा की तरफ चल गया, इसलिए आंदोलन को वहीं पे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, लेकिन इस आंदोलन में क्या हुआ कि कानून का उल्लंघन होने लगा, कानून का क्या होने लगा, उल्लंघन होने लगा। इसके तहत, इस आंदोलन के तहत फिर वही चीज़ होने लगी जो पहले अहिंसा के रूप में हो रही थी। जैसे शराब के दुकानों को पिकेटिंग करना, पिकेटिंग आपको बता रखा है, किसी भी दुकान के दरवाजे को रोकना या उसे बंद करना, उसको पिकेटिंग कहते हैं। ठीक, चौकीदारों को मतलब ज़मीन का कर न देना, गाँव में तैनात कर्मचारी अपने इस्तीफा देने लगे थे। इस तरह के क्या होने लगे, आगे मामले बढ़ने लगे। इसी को देखते हुए अंग्रेजी शासक ने भी कुछ अपने कदम उठाए। मतलब क्या, अप्रैल 1930 में गांधी जी के जो समर्पित साथी थे, उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया गया, तो 1930 में, अप्रैल 1930 में गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने बहुत ही आक्रोशिक भावना लोगों में बढ़ा दी थी। ठीक है, मतलब गुस्साए का भीड़, मतलब पुलिस की गोलियों तक का सामना करने पर भीड़ उतर आई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। महीने भर बाद गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेज शासक के प्रति पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों और अदालत, रेलवे स्टेशन, इस पर क्या करने लगे, हमले करना चालू कर दिए। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा डिटेल इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ये किसके द्वारा हुआ, ये अंग्रेजों के द्वारा हुआ। ठीक है, 1 लाख क्या हुआ, वो मतलब गिरफ्तार कर लिए। अब इस देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे आंदोलन क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखा कि एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया गया। यहाँ का कहने का मतलब है कि ये आंदोलन फिर से क्या होने लगा, हिंसक होने लगा। और हमारे महात्मा गांधी कैसे हैं, मतलब हिंसक अहिंसक, तो हमें महात्मा गांधी कहते थे हिंसा की पुजारी थे, समझे, अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। तो ये क्या होने लगा, हिंसक होने लगा। इसी हिंसक को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया गया। ठीक, तो आंदोलन जो वापस ले लिया गया, ठीक, अब महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। अब 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया। ठीक, एक समझौते पर क्या किया, दस्तखत किया। तो ये कब हुआ, 5 मार्च 1931 को इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिनमें समझौते के तहत महात्मा गांधी से क्या लिया गया, हस्ताक्षर साइन करवाया गया। महात्मा गांधी से क्या करवाया गया, साइन करवाया गया। इस समझौते के तहत, मतलब समझौता जो वो समझौता किसके लिए था, किस टॉपिक पे था,
तो इस समझौता के तहत गांधी जी को लंदन जाकर वहां होने वाली गोलमेज लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, उसमें हिस्सा लेना था और इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। लंदन में अपनी बात पूरी करने नहीं, मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस समझौते के तहत गांधी जी को लंदन जाना था और वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना था, अपनी बात रखनी थी, ठीक। लेकिन और इसके बदले अंग्रेजी सरकार क्या करते, यहाँ के जो कैदी को जो गिरफ्तार किए थे उनको रिहा कर देते। लेकिन जो वहाँ जो गांधी जी लंदन गए थे वहाँ पर भी अपनी बात उनको पूरी नहीं करने दी गई, बीच से ही उनको रोक दिया गया। वापस आने पर सरकार के क्या थे, नए नए नियम लागू हो चुके थे। इसी को देखते हुए आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया गया। अब बात को समझेंगे कि वापस आए तो ऐसा क्या देख लिए, ठीक। तो जैसे ही वापस आए तो यहाँ पे देखे कि सरकार ने नए नए सिरे से अपना जो दमन है वो क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे उस टाइम जब वापस आए थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस को मतलब वो जो पार्टी थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शन और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे, ठीक। बारही आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरुआत की और साल भर तक आंदोलन चला और 1934 आते आते फिर से आंदोलन क्या हुआ, मंद पड़ने लगी। देखिए वापस आए तो इस तरह की जो कंडीशन को देखे उसको देखते हुए आंदोलन को पुनः स्टार्ट किया और 1934 तक फिर क्या हुआ, ये धीमा पड़ने लगा। यह आंदोलन क्या पड़ने लगा, धीमा पड़ने लगा, ठीक। अब देखिए बात को समझिएगा सब। अब आगे जो हम लोग देखेंगे कि लोगों ने आंदोलन को किस प्रकार लिया, ठीक। ये जो आंदोलन हो रहे थे लोगों के नज़र में इस आंदोलन की अब क्या समझ थी, लोग अब इस आंदोलन को किस तरह समझ रहे थे। जैसे हम लोग पिछले आंदोलन में असहयोग आंदोलन के बारे में समझे थे कि लोग सोच रहे थे कि हमें सारी तरह की आज़ादी मिल गई, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग अपने काम को जब मन तब छोड़ रहे थे, ऐसे वैसे लोग बगानों में जा रहे थे। तो इस आंदोलन को लोगों ने किस प्रकार लिया, आइए समझते हैं इस पर। तो इस आंदोलन का प्रभाव पहले हम लोग समझेंगे कि किसानों पर किस तरह से इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। तो देखिए गांव में संपन्न किसान जो समुदाय थे, जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। देखिए जो मतलब किसान संपन्न थे उन्होंने क्या किया, आंदोलन में साथ दिया। लेकिन क्या हुआ, व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमत से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो सरकारी लगान चुकाना उसके लिए नामुमकिन होने लगा। किसानों के लिए जो सरकारी जो लगान थे उनको चुकाना नामुमकिन होने लगा, क्योंकि वो सारा काम छोड़कर किस पर थे, तो आंदोलन में क्या थे, बिजी थे। वो सारा काम छोड़ के कहाँ थे, आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण उनका एक टाइम मतलब ऐसा आया कि सारा अनाज खत्म हो गया। उनको कर तो देना पड़ता था, ना वो कर दे पा रहे थे और ना ही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक से जी पा रहे थे। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसान ने अवज्ञा आंदोलन बढ़ चढ़ के समर्थक किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट करके कई बार मतलब अनैच्छिक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई गई थी। मतलब किसान किस लिए आंदोलन कर रहे थे, ताकि उनको जो कर देना पड़ता था वो नहीं देना पड़े, इसलिए किसान वो आंदोलन कर रहे थे। उनको अपना मतलब समझ रहे थे कि हमको कर से आज़ादी मिलेगा इस आंदोलन के बाद, इसलिए वो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। लेकिन इससे पहले जब आंदोलन वापस ली गई थी, इससे लोगों के मन में असंतोष की भावना पनप गई थी और फिर से आंदोलन में भाग लेने के लिए गरीब किसान हिचक रहे थे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं व्यावसायिक वर्ग आंदोलन में क्या मतलब व्यावसायिक वर्ग पर आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। देखिए व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपति ने भारी मुनाफा कमाया था। विश्व युद्ध के दौरान दोनों उद्योगपति भी और भारतीय व्यापारी दोनों ने क्या किया था, विश्व युद्ध के बाद बहुत बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलना चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए, ठीक है।
आयात में कमी हो जाए। और देखिए इस आंदोलन में भारतीय व्यापारी को कैसे फायदा हुआ। जब लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के को बहिष्कार कर रहे थे, उनके कपड़ों का बहिष्कार कर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, भारत के जो व्यवसायी थे वो क्या हो रहे थे, जोरों शोरों से बढ़ रहे थे। ठीक, तो उनको लग रहा था, फिर हम लोगों ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इनको लग रहा था कि यह आंदोलन स्टार्ट होने से फिर से हमारे पुराने दिन आ जाएंगे, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। अब श्रमिक वर्गों को समझते हैं कि इनका क्या था मकसद आंदोलन में भाग लेना, या इन पर किस तरह के प्रभाव पड़े। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो थे, जो सब मतलब श्रमिक वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़े संख्या में हिस्सा नहीं लिया। मतलब यहाँ पर श्रमिक वर्ग जो देखा गया है वो केवल और केवल कहाँ पर हिस्सा लिए, तो नागपुर में जो लोग थे, नागपुर के श्रमिक लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। और ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि कुछ मतलब मजदूर लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसका कारण था कि पिछले जो असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण इस आंदोलन में वो लोग इस आंदोलन में भाग लेने के लिए हिचक रहे थे। ठीक, कुछ मजदूरों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जोर से लिया। 1930 में रेलवे कामगारों के और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल भी हुई थी। और 1930 में छोटा नागपुर के 3 खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कारों अभियानों में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो 1930 में नागपुर के ही, छोटे नागपुर के ही श्रमिक लोग क्या किए थे, कहाँ के श्रमिक थे, तो वो रेलवे के श्रमिक थे। वो क्या किए, गांधी टोपी पहनकर क्या किए, हिस्सा लिए। इस तरह करके गांधी टोपी होता है, उन्होंने पहनकर उस आंदोलन की मतलब क्या उसको बोलते हैं, अब हमारा लास्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। अब सीमाएं क्या थी, यह आंदोलन की सीमाएं कहाँ थी, यह आंदोलन कितना ऊपर गया, इस आंदोलन के प्रभाव क्या पड़े हमारे देश में, इसी आंदोलन के कारण हमें आज़ादी मिल गई थी या नहीं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस आंदोलन ने अछूतों पर क्या प्रभाव डाले, मेन 3.3 सविनय अवज्ञा की सीमाएं में हम लोग यही समझेंगे। देखिए, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। मतलब ये नहीं कि सबको ही आज़ादी चाहिए, ऐसी बात नहीं थी। कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग खुश नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था, समझे। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। देखिए 1930 के बाद क्या हुआ, 1930 के बाद दलितों को ऐसा लगने लगा कि वो क्या है, उत्पीड़क है, उन पर अन्याय ऐसा करके कुछ हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। देखिए, इतने आंदोलन के बीच कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक, कांग्रेस ने दलितों पर ध्यान नहीं दिया गया था। और उनके जो मुखिया थे, दलितों के जो मुखिया थे, उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी पार्टी बनाना चालू करने लगे। उनका आंदोलन यह था कि उनको आरक्षण मिले। ठीक है, लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्या का अलग अलग राजनीति हल ढूंढना चाहते थे। उनके अलग अलग मायने थे, उन्हें अलग अलग हल, मतलब कुछ सभी के अपने अलग अलग मायने थे, तो इनके भी कुछ अलग अलग मायने थे। इनका मायना यह था कि हमको आरक्षण मिले, हमसे मतलब जो हमारे साथ दलितों जैसा व्यवहार होता है छुआछूत का, उनसे इनको छुटकारा चाहिए। इनका इस आंदोलन के लिए मायने यही था। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक शक्तिकरण से ही दूर हो सकती थी। उनको ऐसा लग रहा था अगर हम लोग भी सरकार में आ जाए तो हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वे लोग भी चाह रहे थे कि हमको भी सरकार यानी परिषद चुनावों में क्या मिले, हिस्सा लेने का मौका मिले, हमें भी परिषद चुनाव लड़ने का मौका मिले। महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी,
जहाँ उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। तो ज़्यादातर दलित महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में दिखाई पड़ते थे। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन, क्या दलित वर्ग एसोसिएशन का क्या किया, संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ, देखिए इसी को देखते हुए दूसरे सम्मेलन गोलमेज में महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, भीमराव अंबेडकर की क्या हुई, बहस हो गई। ठीक, इस बहस में जब अंत में पहुंचे तो भीमराव अंबेडकर को लगा कि महात्मा गांधी का कहना सही है। अब महात्मा गांधी का कहना क्या था कि हम इस अधिकार को देकर अपने से दलितों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक, उनको लग रहा था कि इस अधिकार को देखकर हम खुद दलितों को अपने से अलग कर रहे थे। ठीक, जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, मतलब गांधी जी उनके खिलाफ थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनकी एकीकरण प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। वही बात है, उनको अलग, पूरा ही अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाद में जब बहस हुई तो लगा जब भीमराव अंबेडकर को गांधी जी का कहना सही है तो उन्होंने सितंबर 1932 में पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पूना एक्ट कब पारित हुआ, तो सितंबर 1932 में पूना एक्ट क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक, इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इसमें दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीट मिल गई। मतलब पूना एक्ट के तहत दलितों को परिषद चुनावों में हिस्सा लेने का मौका मिल गया। ठीक है, मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे। मतलब देखिए पूरा, मतलब जो मत का जो चुनाव का जो प्रक्रिया था वो पूरा उनके ही क्षेत्र में होता था, लेकिन किसके अधीन होता था, तो कांग्रेस के अधीन ही होता था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किए। 1927 में अब एकता स्थिति हो गई। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे कि सब लोग अपने अपने मायने थे, सबके मन में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की क्या हुई, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो पनपने लगी। और इस प्रकार सभी ने साथ और यूनिटी से सभी के साथ सही हम लोग को क्या मिली, आंदोलन के तरफ, मतलब स्वतंत्रता के तरफ सभी के कदम उठने लगे और सबके संयोग से भारत को एक नया सूरज देखने को मौका मिला। तो दोस्तों चैप्टर यहीं तक था। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा अच्छी तरीक़ा से मैंने बताया। इसके आगे इसी चैप्टर का मैं MCQ कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।